आपके सामने एक परीक्षा है जो आपके मद्य निषेध के नाम से जाना जा रहा है, और ये मद्य निषेध हो या फिर बिहार पुलिस हो, ये सभी एग्जाम के लगभग पेपर एक ही होते हैं। हमारे कंपटीशन के परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थी जानते हैं कि पेपर एक होता है, कंपटीशन भी एक है और तैयारी भी हमें एक ही तरह से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस सब के सिलेबस अलग अलग है, थोड़ा भी अलग अलग नहीं है। मेरा तो मानना है कि यदि इन कॉमन तैयारी के साथ साथ अगर आप बिहार दरोगा की भी तैयारी करते हैं तो आपका हो जाएगा। इसमें जो है एक वन पुलिस भी आता है, ठीक इसी ढंग से आपका उत्पाद पुलिस भी आता है, इधर वन दरोगा भी आता है और उत्पाद दरोगा भी आता है। तो अभी ये बहाली आया हुआ है, ठीक है। सीट की संख्या उत्पाद दरोगा की कम है और लोग बच्चे ये समझ रहे हैं कि सीट कम है तो निश्चित ही प्रतियोगिता जो है काफ़ी टफ होगा। लेकिन मैं सही बता दूं आपको कि इसका एग्ज़ाम जो है पहले से ही घोषित है कि 16 जुलाई को होगा 2023 में। ये डेट भी आ गया है, अभी फॉर्म आप भर रहे हैं लेकिन डेट भी आ चुके हैं। इसको 16 जुलाई को एग्ज़ाम हो जाएगा, एक को दिन डेट बढ़ेगा घटेगा नहीं। हाँ, आवेदन कम जाएंगे, जिससे आप डर रहे हैं कि सीट कम है तो हो सकता है कि कंपटीशन काफ़ी हो, लेकिन सब ऐसे ही डरते हैं। अब आप अगर फॉर्म भर दोगे तो मुझे लगता है कि पास तो करोगे ही करोगे, टॉप भी कर सकते हो, क्योंकि जितने ऐसे कम सीट की बहालियां आई है अपने स्टडी पॉइंट के लड़के टॉप किए हैं। हम देखें 1, 2, 3, 4 ऐसे में आए हैं। एक बार बीपीएससी सहायक का आया हुआ था तो वैसे ही मेरा ही एक लड़का जो था वो टॉप किया था, कृष्णा जी। बाद में वहाँ से छोड़कर और फिर अभिनव सौरभ डीएसपी बने। तो मेरा वही कहना है कि आप टॉप कर सकते हैं। तो मेरे अपने विद्यार्थी फॉर्म भरे। अब रहा तैयारी का, तो आज मैं बताऊंगा साइंस सेक्टर के बारे में कि देखिए, कभी भी प्रतियोगिता परीक्षा में एक ध्यान रखेंगे कि फिजिक्स और बायोलॉजी ये दो एकदम मक्खन की तरह होना चाहिए। फिजिक्स में है जैसे कि आपको यूनिट एंड डायमेंशन, तो इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपके बीमा नहीं पूछता है, केवल मात्रक पूछता है। तो सभी जानते होंगे कि 7 मात्रक मूल मात्रक होते हैं, 2 व्युत्पन्न मात्रक होता है, इसके अलावा कोई मात्रक है ही नहीं। एमकेएस पद्धति है, सीजीएस पद्धति है, एसआई पद्धति है मात्रक की, जिसमें से एसआई पद्धति को स्वीकार किया गया है। एसआई पद्धति जो है वो एमके सिंह पद्धति ही है, एमकेएस पद्धति ही है। तो इधर से सेम वही वाला है, यानी मीटर होगा, किलोग्राम होगा और सेकंड होगा, यही एसआई पद्धति है। अब रहा आपको कि सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है, तो दोनों मत रटिए, एक केवल रट जाएंगे तो हो जाएगा। जैसे वेग, संवेग, भार, विस्थापन, बल, त्वरण, बस ये सदिश है जो अपने परिमाण के साथ साथ दिशा को भी सुनिश्चित करता है, वही सदिश होता है। तो एकदम कविता की तरह रट जाना है, वेग, संवेग, भार, विस्थापन, बल, त्वरण, वेग, संवेग, भार, विस्थापन, बल, त्वरण। अब रही बात कि जो अदिश है उसको भी सदिश बनाया जा सकता है। जैसे अगर क्वेश्चन पूछे कि ताप तो अदिश है, अगर ताप प्रवणता लिख दे तो सदिश हो जाएगा। दाब जो है अदिश है, दाब प्रवणता लिख दे तो सदिश हो जाएगा। वैसे चुंबक है आपका, वो भी अदिश है, लेकिन चुंबकन तीव्रता लिख दे तो सदिश हो जाएगा। ठीक इसी तरह विद्युत जो है अदिश है, लेकिन विद्युत आवृत्ति लिख दे तो फिर सदिश हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जितना सदिश मैंने कहा, वेग, संवेग, भार, विस्थापन, बल, त्वरण, वही रटे, और बाकी में देखें कि कुछ सहायक लगा तो जैसे ताप है तो ताप प्रवणता लगेगा तब सदिश होगा, दाब होगा प्रवणता लगेगा तब होगा, चुंबक है तीव्रता लगेगा तब होगा, ऐसे सदिश नहीं होगा। ठीक है। अब रही बात साउंड टॉपिक में जाइए जल्दी से। तो अब जानते हैं कि ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और जो माध्यम जितना जो है ठोस है, द्रव है, गैस है, इसमें सबसे कम गैस में है, उससे ज्यादा द्रव में है, उससे ज्यादा ठोस में है।
तो ये ध्वनि की जो है आपके गमन करने के क्षमता है। अब रहा कि जो माध्यम है उसमें अगर उसका घनत्व तो कम कर देंगे तो ध्वनि की जो है चाल बढ़ जाएगी। जैसे हवा है और ये इसका घनत्व तो कम कर देंगे, जैसे जाड़ा का दिन है तो हवा में आर्द्रता मॉइस्चर घुस जाता है पानी, तो हवा अलग अलग हो जाती है, यानी हवा का डिस्टेंस कण का बढ़ जाता है, यानी हवा कम घनत्व की हो जाती है, तो वैसी स्थिति में ध्वनि दूर तक जाती है। वही आपको पानी है तो आप देखे होंगे कि जाड़ा के दिन में अगर 10 डिग्री पर पानी हो और आप बोलेंगे दूर तक नहीं जाएगा, लेकिन वही अगर 35, 37, 40 डिग्री पर हो तो दूर तक जाएगा। हाँ, 4 डिग्री से कम आ जाएगा तो फिर बर्फ हो गया, तो बर्फ हो गया, ठोस हो गया, तो ठोस में क्या होगा, ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, 0 से कम होते हैं। आज 4 से 0 के बीच आएगा तो पानी का घनत्व तो क्या होता है, आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा पानी का घनत्व 4 डिग्री पर होता है। तो सब पानी में अगर देखेंगे कि ध्वनि की चाल सबसे कम कब होगी तो 4 डिग्री पर होगी, कारण कि माध्यम के घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम होती है और माध्यम के घनत्व घटने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। तो इस तरीके से आपको धातु में भी ले सकते हैं। कोई कहे कि अगर लोहा का टेम्परेचर 0 डिग्री है तो ध्वनि की चाल कुछ है, और यदि वही लोहा का टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, तो निश्चित ही ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी वहां से, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है और माध्यम के घनत्व घटने से भी ध्वनि की चाल बढ़ती है। अब देखेंगे जैसे वायु है तो नियम है कि अगर वायु के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो 0.61 मीटर पर सेकेंड जो है ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तो वैसे ही आपका द्रव का भी है, वैसे ही आपके गैस का भी है। अब रही थोड़ा आगे हम चर्चा कर लें कि ध्वनि में होता क्या है कि इको साउंड के बारे में देता है, तो कान पर सुनने की क्षमता जो है हम लोगों की 1 बटे 10 सेकेंड तक है। तो वैसी स्थिति में हम 332 मीटर पर सेकेंड ध्वनि हवा से आती है, उसको भाग देते हैं 33.2 होता है, आना और रिटर्न होना, यानी 1/10 अगर देखें तो हमारा 33.2 का दूरी होना चाहिए, तब हमारे कान से पहली ध्वनि निकल जाएगी या दूसरी आ जाएगी। तो इको साउंड उसी को कहते हैं जो एक ही ध्वनि को दोबारा तिबारा हम सुन सके। तो दोबारा तिबारा सुनने के लिए न्यूनतम 33.2 मीटर होना चाहिए, और दोनों अगर श्रोता और स्रोत एक ही जगह है और टकराने वाला प्रावर्तक सतह दूर है तो जाने में भी आने में भी, तो 33.2 भागा 2 तो बराबर 16.6 मीटर, यानी इको साउंड के लिए न्यूनतम 16.6 मीटर होना चाहिए, जिसको लगभग 17 मीटर दिखता है। तो हम ध्वनि आसानी से सुन सकते हैं। ठीक इसी ढंग से आप देखे होंगे कि क्वालिटी ऑफ साउंड, अलग अलग ध्वनि की गुणवत्ता अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग ध्वनि होती है। अब कोई कहे कि बिल्ली बोलती है घौं घौं घौं, तो आप हंसिएगा कि नहीं हंसिएगा कि नहीं ये अलग है। तो हर आदमी की ध्वनि की गुणवत्ता से पहचानते हैं। दरवाजा के बाहर हो और पूछते हैं आप कौन, कहते हैं हम हैं, तो हम समझ जाओ वो पापा, सीधे से आप कौन, तो मम्मी बोल देती है कई बार कहते हैं हम हैं, तो हम पहचान जाते हैं कि भाई मम्मी है। तो इस ढंग से क्वालिटी ऑफ साउंड होता है। अब रही बात इसमें कि ध्वनि का जो रेजोनेंस ऑफ साउंड है, अनुरणन, वो उसकी तीव्रता को बढ़ा देता है, उसको रेजोनेंस कहते हैं, रेजोनेंस ऑफ साउंड कहते हैं। ठीक इसी ढंग से आप देखे होंगे पिच ऑफ साउंड जिसको तारत्व कहते हैं। महिलाओं के पिच अधिक होते हैं तो उनकी ध्वनि देखिएगा सुरीली होती है, और वही देखेंगे आप पुरुष का तो थोड़ा मोटा होता है। मच्छर, कोयल, ये सब एकदम उनके पिच ज्यादा होते हैं, और शेर है, पुरुष है, इनके पिच कम होते हैं, तो मोटी आवाजें इनकी होती है, उतनी सुरीली नहीं हो पाती है। तो ये ध्वनि के बारे में है। और बाकी देखे होंगे बादल का गरजना, एक ही बार गरजता है लेकिन बार बार टकराने से पृथ्वी से हवा से, पृथ्वी से हवा से, वो देर तक गर्जन उसका सुनाई पड़ता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो है हम नहीं बातचीत जो बम पटाखा उड़ा पाते हैं, कारण है इको साउंड होगा तो बर्फ जो है हिमस्खलन हो जाएंगे, फिर पहाड़ भी टूट सकता है एकदम से। देखे होंगे कि भाई मंदिर है आपके दिल्ली में, लोटस टेम्पल जिसको हम बोलते हैं, वहां जाइएगा तो वहां भी कहा जाता है कि आप बात मत करिए, क्योंकि वहां भी 17 मीटर से ज्यादा दूरी है, इको साउंड होता है। टन कोई चीज भी गिरता है तो टन 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 पूरा आवाज करने लगता है, तो वहां मना किया जाता है कि आवाज न कीजिए, आप लोग शोरगुल, शांत रहिए। तो ये रहा आपको इको साउंड की बात। अब ध्वनि की उपयोगिता में आप जानवे करते हैं कि आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर जो है बड़े पैमाने पर आदमी के ट्रीटमेंट सॉन्ग से कर रहे हैं। हम लोग भी गाना वाना सुनते हैं तो अच्छा लगता है। देखे होंगे कि जब लता जी एक गाना गाई थी, जब चीन वार किया था उसके बाद, तो निश्चित रूप से आज भी हमारे छोटे बच्चे जब सुनते हैं तो उनके आंख से पानी आ जाता है।
इतना बेहतरीन ध्वनि में उन्होंने गाया था। तो ये ध्वनि यानी संगीत का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। और भक्ति भाव में देखिए बहुत लोग झूमने लगते हैं एकदम से। बहुत सारे पशु लोग भी देखते होंगे मध्य प्रदेश में कि गैया को दोहने के लिए बहुत मधुर संगीत सुनाया जाता है। तो हमारे जीवन में भी प्रभाव है। लेकिन इन ध्वनि को हम सुनने के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं, इंफ्रासोनिक, ऑडिएबल एंड अल्ट्रासाउंड। तो इंफ्रासोनिक है जो 20 हर्ट्ज से कम हो वो हम सुन नहीं पाते हैं, और जो 20,000 हर्ट्ज तक हो, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज HZ तक हो वो हम सुन पाते हैं, ऑडिएबल कहते हैं उसको, जो मनुष्य सुन सकता है। और 20,000 HZ से ऊपर की ध्वनि मनुष्य नहीं सुन पाता। हाँ, कुछ पशु वगैरह 1 लाख तक सुन लेते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, चमगादड़ वगैरह है, ये सब कहते हैं लोग कि सुन लेते हैं और समझ लेते हैं। और भी कोई हो सकते हैं ऐसे जीव जंतु हो जो शायद उन ध्वनियों को सुन पाते हो, समझ पाते हो। विज्ञान अभी उतना अध्ययन नहीं कर पाया है, लेकिन हल्की फुल्की जानकारी जरूर दिया है। अब इनकी उपयोगिता जो है ऐसा नहीं है कि नहीं है। हम अल्ट्रासाउंड जो है बड़े पैमाने पर जहां तहां भेजकर दुश्मनों की जहाज की रिपोर्ट लेते हैं। तो साउंड टॉपिक देख लेंगे, ऐसे ही लाइट टॉपिक देख लेंगे कि लाइट जो है सबसे पहले आपके रोमन नामक व्यक्ति ने बृहस्पति के 2 उपग्रहों के आपसी ग्रहण को देखकर ज्ञात किया था। और वो जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है निर्वात में, वायु में आने पर 3% कम हो जाता है, जल में जाने पर 25% कम हो जाता है, और कांच में जाने पर 35% कम हो जाता है। माध्यम की सघनता बढ़ने पर जो है प्रकाश की चाल कम होती है, ये सभी जानते होंगे। तो इस तरीके से आपके प्रकाश के बारे में जान लेंगे। प्रकाश वही जो है आपके 7 कलर का होता है, 3 कलर ऐसे सभी प्राइमरी जानते हैं, बाकी जो है डेरिवेटिव्स कलर्स के रूप में सब लोग जानते हैं। तो ये थोड़ा देख लेंगे, लाइट का प्रभाव वगैरह सब जान लेंगे कि क्या पड़ता है क्या नहीं। और उसके बाद मिरर टॉपिक थोड़ा सा देख लीजिएगा फिजिक्स में आप लोग कि किस तरीके से समतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, प्रतिबिंब कहाँ बनाता है। फिर लेंस के बारे में देख लेंगे, समतल लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है, उत्तल लेंस क्या है। और फिर जो है मिक्स लेंस कितने होते हैं, तो 6 प्रकार के मिक्स लेंस होते हैं। किस तरीके से जो है उत्तल लेंस है उसको पॉजिटिव में डायोप्टर लिखते हैं, जो अवतल लेंस है उसको माइनस में हम लिखते हैं डायोप्टर में। एक समझने के लिए ऐसा मात्रक रख दिया गया है कि माइनस होते ही लोग समझ जाएगा कि अवतल लेंस की जरूरत है, और प्लस होते ही समझ जाता है लोग उत्तल लेंस की जरूरत है। ऐसे ही दृष्टि दोष के बारे में भी देख लेंगे आप, लेंस के अंतर्गत आता है टॉपिक कि कौन सी दृष्टि दोष आपको है। आगे आपको बता दें कि जैसे इस टॉपिक से आगे बढ़िए मैग्नेट चले जाइए कि मैग्नीशियम में आया मिला था और उसमें 2 ध्रुव निश्चित है, नॉर्थ पोल से निकलते हैं, साउथ पोल में आवेश उसके रेगुलर जाते हैं। जितने टुकड़े होंगे दोनों पोल निश्चित होगा, और समान ध्रुव विकर्षित करता है, विपरीत जो है आकर्षित करता है। पटक झनक दिया जाए तो चुंबकीय मान कम होते हैं, गर्म कर दिया जाए तो चुंबकीय मान उनके कम होते हैं। ये सारी चीजें मैग्नेट में देख लेंगे। थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी में फिर चले जाएंगे। थेल्स ने सबसे पहले आवेश की जानकारी दी थी, उसके बाद जो है आपको फ्रैंकलिन व्यक्ति का जो था वायुमंडलीय आवेश की जानकारी दिया। उसके बाद जो है बिजली के बारे में जरूर जान लेंगे कि जो बादलों से बिजली पृथ्वी तक आती है वह आवेश जो है आपके अर्थिंग जहां मिलता है वो निश्चित रूप से नुकसान कम करती है। देखे होंगे बहुत बार घरों पर जो है आपके लोग अर्थिंग का प्रयोग करते हैं, जो ऊंची ऊंची मारते हैं ताकि उनको बादलों के आवेश से नुकसान न हो। बाकी जो नहीं करते हैं नुकसान हो जाता है। पेड़ पौधे हैं, देखे होंगे पेड़ वगैरह छिड़क जाता है। अब रहा है उस करंट के बारे में कि अल्टरनेट करंट भी होता है, डायरेक्ट करंट भी होते हैं, 2 प्रकार के करंट होते हैं। ट्रांसफार्मर देख लेंगे आप, वो एसी को ही एसी में हाई में या लो में चेंज करता है, नॉट कि डीसी को हाई में और डीसी को लो में करता है। एसी अल्टरनेट करंट को ही करता है। घरों में हमारे अल्टरनेट करंट का सप्लाई किया जाता है, आप देख लेंगे। फिर हीटर क्या है, इसी ढंग से संट क्या है, जो आपके फ्यूज कहते हैं हम लोग। फिर आपको पूछता है बैटरी में किस तरीके के सेल चार्जर क्या है, और रूपांतरण ऊर्जा का कैसे होता है। उष्मा टॉपिक थोड़ा सा फिजिक्स में जरूर देख लेंगे आप। उष्मा में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपको कि गुप्त उष्मा क्या है, इसी ढंग से विशिष्ट उष्मा क्या होता है, उष्मा के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। फिर दूर दूर भी पूछता है इग्लू लोग जो है एस्किमो जनजाति के लोग इग्लू जो घर बनाते हैं बर्फ के दोहरी दीवार का क्यों बनाते हैं। थर्मस फ्लास्क में चाय जो है वो देर तक गर्म रहता है या बर्फ देर तक ठंडा रहती है, क्या कारण है। इन सब क्वेश्चन को पूछता है एकदम से, तो आप उन टॉपिक को भी थोड़ा सा देख लेंगे। और फिर बहुत सारे कारणों को भी पूछते रहता है कि क्या कारण, जैसे पृष्ठ तनाव टॉपिक है उससे पूछता है कि जो है हम जब दाढ़ी बनाते हैं तो उसके ब्रश को पानी में डालते हैं तो चिपक जाता है, या नहा के निकलते हैं तो हमारी बालें चिपकने लगती है, सड़ जाती है, इसका क्या कारण है। फिर जो गड्ढे में मच्छर वगैरह लगते हैं तो तेल छिड़ देते हैं तो क्या क्या कारण है कि मच्छर लगना कम हो जाते हैं।
ये सब क्वेश्चन आपको पूछते रहता है। तो सरफेस टेंशन से भी पूछेंगे, श्यानता से भी पूछेंगे, ठीक इसी ढंग से ओसोमोसिस से भी पूछेंगे आपको, एक्सटर्नल ओसोमोसिस क्या है, इंटरनल ओसोमोसिस क्या है, इन सबको श्यानता वगैरह इन सबको जानना चाहिए थोड़ा सा, और तब चलना चाहिए आपको। फिजिक्स के कुछ विविध तथ्य आते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत भी, इन सबको हल्का सा देख लेंगे, मुझे लगता है कि आपका फिजिक्स निकल जाएगा। लेकिन बड़ी तीव्र गति से देखिएगा, क्योंकि अगर एक दिन में हम साइंस खत्म नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो फिर इतने छोटे से वीडियो के बाद आते हैं बायोलॉजी पर भी थोड़ी देर में, बस 2-4 मिनट में। नमस्कार।